नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साल था 1911। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हो रहा है। इस भव्य दरबार को लगाने वाली थी ब्रिटानी हुकूमत। क्या था इस दरबार का उद्देश्य? क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम भारत आए थे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च इसमें हुए ताकि ब्रिटिश हुकूमत की ताकत को दिखाया जा सके। कौन था उस समय वायसराय? वायसराय था उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस दिल्ली दरबार दो बातों के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ। पहली बात, बंगाल विभाजन की रद्द होने की घोषणा कर दी गई। आपको मेरे प्यारे साथियों, 1911 तक मैं अगर आपको भारत के हालात बताऊं तो भारत के हालात उस समय ऐसे थे कि कांग्रेस में 1907 में सूरत का विभाजन हो चुका था। कांग्रेस दो भागों में बंट चुकी है, नरम दल और गरम दल। उससे पहले भी कांग्रेस में एक वैचारिक मतभेद था ही, जिन्हें उदारवादी और उग्रवादी कहते थे। लेकिन फिर भी इन कांग्रेस के इन नेताओं पर लोगों का भरोसा था। लेकिन आखिरकार में जब 1907 में नरम और गरम दल टूटा तो युवा वर्ग को ये लगने लगा कि नरम दल, गरम दल, उदारवादी, उग्रवादी ये कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। हमें इस ब्रिटिश हुकूमत से अपने तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने एक अलग रास्ता अख्तियार किया। ये रास्ता था बम और पिस्तौल पर आधारित, जिसे क्रांतिकारिता कहा गया। और इस राजनीति को कहा गया बम और पिस्तौल की राजनीति। कहानी महाराष्ट्र से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बंगाल बन गया क्रांतिकारियों का गढ़। क्रांतिकारियों के इस बढ़ते गढ़ से ब्रिटिश हुकूमत चिंतित थी, क्योंकि अक्सर ऐसी अब घटनाएं होने लगी थी जब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले हो रहे थे। ये क्रांतिकारी लोग ब्रिटिश अधिकारियों पर ही नहीं, हर उस आदमी पर हमला करते थे जो आदमी देश के लिए खतरा था या माना हमारे भारतीयों के लिए उत्पीड़न की वजह बन सकता था, शोषणकारी था। हर उस व्यक्ति पर हमला करते थे। जैसे डीएसपी शमसुल आलम, वो तो इंडियन था, उसको भी हावड़ा षड्यंत्र केस में जो कहा जाता है उसके तहत उसको मार दिया गया था। तो उस समय हालात ऐसे हैं कि भारत में क्रांतिकारिता पनपी हुई है। ब्रिटिश हुकूमत एक चाल चलती है। चाल किस बात की? 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन, जो हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने के लिए हुआ था, फूट डालो राज करो की नीति का एक पर्याय था, उसको रद्द किया गया। और साथ में दूसरी चोट की गई कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। कलकत्ता से दिल्ली लाने के पीछे की बहुत बड़ी वजह, एक वजह तो कलकत्ता देश के पूर्व में पड़ती है, देश के मध्य में नहीं थी, तो पूरे भारत पर कंट्रोल करना इस समय थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर रहा था। साथ में बंगाल में क्रांतिकारिता के गढ़ को देखते हुए भी अंग्रेज चिंतित थे। और क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम इस दरबार में आए, उनके सम्मान में दरबार लगा। उन्होंने ये घोषणा की कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, राजधानी दिल्ली बनेगी। ये एक प्रकार का हमारी राष्ट्रीयता पर आघात था, खासकर बंगालियों पर। उनको ये बात नहीं हजम हो रही थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, इसी के जवाब में कुछ क्रांतिकारियों ने इस बात को निर्णय लिया कि वो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला करेंगे। और वो भारतीय की इस जो हमारी जो भावनाओं पर जो चोट ब्रिटिश सरकार ने पहुंचाई है उसको आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मेरे पीछे आप दिल्ली दरबार की वो तस्वीरें देख रहे हैं जिस दरबार में ये दो घोषणाएं हुई। यहां पर मैं एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, राजधानी दिल्ली बनेगी। दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली असल में। तो जो राजधानी है, जो नई दिल्ली बनेगी, इसकी बात 1911 में हुई, लेकिन ये राजधानी 1912 में बनी। तो सीधी सी बात है, ब्रिटिश हुकूमत का पूरा लाव लश्कर जो है वो दिल्ली में ट्रांसफर होना था। इसी क्रम में क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग भी दिल्ली में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। और जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश करने की तैयारी करता है, उसी समय एक ऐसी घटना होती है जिस घटना ने ब्रिटेन में बैठे महाराज तक को हिला दिया था, राजा को हिला दिया, पूरी ब्रिटिश मशीनरी को हिला दिया, उस सीआईडी को हिला दिया जो सीआईडी लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली में प्रवेश करते समय सादी वर्दी में चप्पे चप्पे पर तैनात थी। उस सेना को हिला दिया। वो सेना जो पूरी तरीके से अलर्ट थी। एक बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग पर, और इस बम में लॉर्ड हार्डिंग बच जाता है। उसका कंधे का मांस फट गया था। जिस हाथी पर बैठकर एंट्री कर रहा था उसका महावत मारा जाता है। हाथी पर कुल 4 लोग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसका महावत, महारानी, उनकी जो प्रिंसेस हैं, लेडी हार्डिंग जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो पत्नी है लेडी हार्डिंग है, और उनका था बॉडीगार्ड। इस पूरी घटना को कैसे कैसे अंजाम दिया गया, इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। इतिहास में यह घटना दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है पूरा वाक्या, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथियों। जब यह सब घोषणा होती है कि राजधानी जो है अब कलकत्ता नहीं रहेगी, राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी, दिल्ली भी नई दिल्ली राजधानी। ऐसे में बंगाल के कुछ क्रांतिकारी निर्णय लेते हैं कि भाई इस बात का जवाब दिया जाएगा, ये हमारे भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। इसी बीच एक शख्स आए, नाम था रास बिहारी बोस। घोष अलग हैं, बोस अलग हैं। 1907 के जो सूरत विभाजन वाले हैं वो रास बिहारी घोष हैं, ये है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस मूलतः बंगाल से आते थे
और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है वहां पर क्लर्क की नौकरी किया करते थे। इन्होंने एक योजना तैयार की कि जिस समय होर्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा होगा, हाथी पर वो बैठा होगा, हम उस पर बम फेंकेंगे। हाथी पर बैठा होगा या बग्गी में बैठा होगा, वो जिस भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश करेगा, हम उसके ऊपर बम फेंकने जा रहे हैं। तो इस योजना के मुख्य सूत्रधार रहे कौन? रास बिहारी बोस। मैंने आपको बता दिया कि यह दौर ऐसा था कि उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां ठीक अपने स्तर पर चल रही थी, और क्रांतिकारिता क्यों जन्म लेती है इसकी बात मैं आपको बता चुका कि असल में क्रांतिकारी जो बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करते थे, उन्हें असल में कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा नहीं था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये सिर्फ लल्लो चप्पो वाली कहानी है, कुछ बहुत ज्यादा अंग्रेजों से ये ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, योजना बनी। योजना में शामिल किए गए 4 लोग, नाम मास्टर अमीरचंद, बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। आगे की कहानी बढ़े इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। बंगाल में एक संस्था थी, नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है, इसका नारा था खून के बदले खून। असल में अनुशीलन समिति एक मैगजीन भी निकालती थी, उस मैगजीन का नाम था युगांतर। उसी मैगजीन के नाम पर यह अनुशीलन समिति बाद में युगांतर संस्था के नाम से भी जानी गई। तो जो रास बिहारी बोस हैं, जिनके बारे में मैंने आपको यह बताया कि ये देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी करते थे, वहीं पर इनकी मुलाकात अमरेंद्र चटर्जी नामक एक व्यक्ति से होती है। कौन है अमरेंद्र चटर्जी? ये युगांतर समिति के सक्रिय सदस्य थे। उनकी प्रभाव में आकर ये क्रांतिकारिता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और इन्होंने जो घटना, ये बात थी कि भाई राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी, इसके विरोध में लॉर्ड हॉर्डिंग को खत्म करने का फैसला किया। देखिए, आप सोचिए, हॉर्डिंग जस्ट लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, इतने बड़े व्यक्तित्व पे हमला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, और साथ में कितना दिल इस चीज के लिए चाहिए। अब आप इसको अपने मन में कैसे भी जस्टिफाई करें, क्योंकि वैसे भी उस समय के इतिहासकार इन लोगों को आतंकवादी का दर्जा देते हैं। बाद में जब इन क्रांतिकारियों की इंपोर्टेंस समझ में आई, तब इनको क्रांतिकारी कहा गया, वरना इतिहासकार उस समय के बड़े बड़े, कुछ मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इन लोगों को आतंकवाद का दर्जा देते थे कि ये आतंकवाद गतिविधियां हैं। ठीक है, इसमें शामिल हुए 4 लोग। 4 लोगों में कौन? मास्टर अमीनचंद हैं, बसंत कुमार विश्वास हैं, अवध बिहारी हैं और भाई बाल मुकुंद हैं। यह कहानी सौंपी गई बसंत कुमार विश्वास को कि भाई आपको जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा होगा, उस पर बम फेंकना है। मैंने कहा कि चप्पे चप्पे पर सीआईडी थी, फौज थी, पुलिस थी, वो तमाम ब्रिटिश मशीनरी जो लॉर्ड हार्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकती थी, वो दिल्ली के अंदर थी। तो जो बसंत कुमार विश्वास हैं, जिस समय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, यह घटना चांदनी चौक की है। जब वो चांदनी चौक में प्रवेश कर रहा है, तो चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग पर कुछ महिलाएं जुलूस को देख रही हैं। उन्हीं महिलाओं के भेष में मौजूद थे क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास जब वहां पर महिलाओं के बीच में मौजूद हैं और लॉर्ड हॉर्डिंग निकल रहा है हाथी पर बैठकर, तभी उनको एक डाउट होता है कि जब मैं अपने बम को मैं निकालूंगा तो ये आसपास की महिलाएं विचलित हो सकती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इन महिलाओं का ध्यान भटकाया जाए। उन्होंने कहा कि अरे अरे देखो देखो, लेडी हार्डिंग ने जो मोतियों का माला पहनी है, मोतियों का जो हार पहना है, कितना सुंदर है। जैसे ही महिलाएं लेडी हार्डिंग के उस हार को देखने के लिए चलती हैं, वो तुरंत बम निकालते हैं और ये बम फेंक दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के इस हाथी पर। कौन मारा गया? महावत मारा जाता है, धुआं धुआं हो जाता है हर तरफ। जो लॉर्ड हार्डिंग था, कहते हैं कि उसके कंधे का मांस फट गया था। 4 लोग थे, लेडी हार्डिंग है, पीछे आप ये देख सकते हो एक इमेज में, ये इनका बॉडीगार्ड है, ये महावत है। महावत मारा जाता है और बुरी तरीके से लॉर्ड हार्डिंग घायल हो जाते हैं। ये ब्रिटिश सरकार की मशीनरी पर तमाचा था और हमारे क्रांतिकारियों की ये जीत थी। देखिए, हम आपको एक चीज और बता दें, हत्या और वध में बड़ा अंतर होता है। अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो इतने दुराचारी व्यक्ति की और क्या विकल्प है बताइए, क्योंकि ये सुनते तो थे नहीं भाई, और कैसे किसी को डराया धमकाया जाएगा। तो ये एक रास्ता हो सकता है, हालांकि आखिर ये अंतिम रास्ता नहीं था आजादी प्राप्त करने का। बाद में बहुत सारे वैचारिक चीजें भी हुई जिस आधार पर हमें आजादी मिली, उसके बारे में हम कभी बाद में विस्तार चर्चा करेंगे। इस घटना के बाद मान लीजिए कि सब तरफ सनसनी फैल गई कि ये क्या हुआ है अचानक से। और उस जब ट्रेन चलती थी दिल्ली से देहरादून, कहते हैं कि रास बिहारी बोस जो इस कहानी के मुख्य जो है सूत्रधार थे, मैं साजिश करता षड्यंत्र करता शब्द का नाम नहीं लूंगा, जो मुख्य सूत्रधार थे, वो ट्रेन से बैठते हैं, ट्रेन से बैठकर देहरादून पहुंच जाते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने एक सभा भी बुलाई और ये कहा कि ये बड़ा गलत हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग पर जो हमला हुआ है, हम इस हमले की निंदा करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से इन पर लोगों को शक ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो क्रांतिकारी हैं वो अलग अलग जगह पर सेटल हो जाते हैं, जो बंगाल से आए थे वो बंगाल ही चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता।
लेकिन आखिरकार चूंकि ब्रिटिश सरकार की सीआईडी प्रोएक्टिव हो चुकी थी और एक्टिव होने के साथ साथ वो छापेमारी कर रही थी, क्योंकि बम जो मिलना, क्योंकि उससे पहले भी एक मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है, फिर अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, वहां से भी ये तो पता चल गया था कि बंगाल के क्रांतिकारियों की पहुंच बम तक है। तो इस बात में एकदम एविडेंस थे कि कहीं ना कहीं कुछ भी ना हो, यह कहानी बंगाल से जुड़ी हो सकती है। तो बंगाल के हर एक क्रांतिकारी पर नजर रखी जा रही है। जब बंगाल के हर क्रांतिकारी पर नजर रखी जा रही थी, तो इसी बीच कहा जाता है कि जो बसंत कुमार विश्वास थे, जिन्होंने एक महिला का वेश धरकर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, इनके पिता का देहांत हो जाता है और ये अपने पिता के देहांत की जो अंत्येष्टि का संस्कार होता है उसमें शामिल होने गए थे। शक लोग ब्रिटानी हुकूमत को था और ये वहां पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसी बीच एक राजा बाजार करके कलकत्ता में एक जगह है, वहां पर सीआईडी एक घर पे छापा मारती है और उस छापे में इन सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ कुछ एविडेंसेस पुलिस और सीआईडी को मिल जाते हैं। धरपकड़ शुरू होती है। धरपकड़ शुरू होने में हाथ आया दीनानाथ। दीनानाथ जो एक गद्दार साबित हुआ और उस दीनानाथ ने पूरी इस कहानी को खोल कर रख दिया कि देखिए कहां कहां कब कब किस किसने योजना बनाई थी, वो सब कुछ बातें बता देता है। अब बात स्पष्ट थी, 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस, लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया, उसके सभी लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि इस कहानी के जो मुख्य सूत्रधार हैं रास बिहारी बोस, वो कहां चले गए? मेरे प्यारे साथियों, यही वो घटना थी जिसके बाद रास बिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गए। कब तक रहे जापान? जब तक उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन नहीं कर दिया। अपनी टाइमलाइन में वापिस आते हैं। सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, दीनानाथ गवाह बन चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में यह मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। मेरे प्यारे साथियों, आप इससे पहले आगे बढ़ें, एक घटना और सुनिए। 1913 में ही लाहौर में एक बम विस्फोट हुआ। लाहौर बम विस्फोट में भी इन लोगों का नाम आता है, या यूं कहें कि इन लोगों का नाम जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ब्रिटानी हुकूमत को यह बात पता थी कि बंगाल के क्रांतिकारियों के पास बम बनाने की तरकीब है, तो उस केस में भी इन लोगों का नाम आता है। लेकिन मुख्य मुकदमा क्या था? मुख्य मुकदमा था लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का, और यह केस दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, हम इन सभी को काला पानी की सजा सुनाते हैं। अंडमान निकोबार में जो सेल्युलर जेल है, जिसे काला पानी कहते हैं, उसकी सजा सुनाते हैं। बस ब्रिटिश सरकार इस बात से परेशान हो जाती है कि हाईकोर्ट ने इनको सजाए मौत क्यों नहीं दी, इनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी है। फाइनली वो लोग एक अपील कर देते हैं। ये अपील हुई पंजाब में, और पंजाब जब हाईकोर्ट में ये अपील होती है, तो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर संभवतः शायद लोअर कोर्ट ने इनको काले पानी की सजा दे दी थी। बाद में हाई कोर्ट में अपील हुई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि इन लोगों को क्या हो, फांसी की सजा होनी चाहिए। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, मैं इस माइकल ओ डायर के बारे में आपको बता दूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें गोली आर डायर ने चलवाई थी, लेकिन उन सब की पूरी कहानी के पीछे, मार्शल लॉ लगाने के पीछे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ही था। मेरे प्यारे साथियों, ये वही ओ डायर है जिसकी क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किंगस्टन हॉल में मर्डर किया था। मेरे प्यारे साथियों, जब उसका इंटरफेयर हुआ तो हाईकोर्ट से इन लोगों को सजाए मौत दी गई, और इस पूरी घटना को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया, क्योंकि लाहौर में हुए बम विस्फोट से भी इन चारों क्रांतिकारियों के नाम जोड़ दिए गए थे, और 1915 में इन सभी को फांसी पर लटका दिया गया। कहा यह जाता है कि जिस समय ये, चूंकि जो बसंत कुमार विश्वास हैं, जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को दिल्ली में फांसी हुई थी और इनको फांसी दी गई थी अंबाला में। और उसके बाद रास बिहारी बोस भारत छोड़ जाते हैं, और भारत छोड़ने के बाद वो जापान पहुंच गए। और तब हम देखते हैं अचानक से, जब वो अपने प्रयासों से आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, तो अचानक से सामने आते हैं और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी इस देश में अमर हो जाते हैं। साथ में इन 4 लोगों का योगदान भी हमारे लिए अविस्मरणीय है, और हम इसको हमेशा याद रखेंगे अपने दिलों में। और विडंबना तब है जब इतिहासकार इस घटना को क्रांतिकारी गतिविधियों को एक आतंकवादी गतिविधियां होने का दर्जा दे देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यह घटना कब की है, मैं आज क्यों सुना रहा हूं? यह घटना सुना रहा हूं क्योंकि यह घटना 23 दिसंबर की है। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। आज का इतिहास है, और इतिहास को ताजा कर लिया जाए तो क्या जाता है। धन्यवाद।